दोस्तों मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ गया हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। देखो इसके पहले मैंने आपको कई सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, सारे अधिनियम पढ़ा दिए अभी तक जितने थे। उसके बाद मैंने नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई, आपको साइमन कमीशन पढ़ाया, ठीक है, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे पढ़ाई, गोल में सम्मेलन तीनों पढ़ा दिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से, लगभग 40 मिनट का वीडियो है। जिन लोगों ने देखा होगा बहुत बेनिफिट मिलेगा। किसी भी एग्जाम में आप जाइए उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने एक टेलीग्राम पे और फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट किया था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अभी आगरा में पूछा गया था, लास्ट के 2018 में शायद पूछा गया था। सेम वैसे ही क्वेश्चन था जैसे मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा, बस आपको उसमें स्टेप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न कभी नहीं चेंज हो सकता है। यार जो इतिहास में बीतता है वही तो पूछेंगे, उससे अलग तो कुछ पूछ नहीं लेंगे ना, उससे अलग कुछ बिता देंगे वो लोग। भाई हमारा पढ़ने का नजरिया क्या है वो ये चेक करने जाते। देखो अब एग्जामिनर क्या है, हमें हाउ टू सेलेक्ट, वो ये नहीं सोच रहा बच्चों को कैसे सिलेक्ट करना। अब ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ये सोचता है हाउ टू रिजेक्ट, यानी एग्जामिनर ये सोच रहा है बच्चे को कैसे बाहर किया जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, वो भी जान रहा है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप जो हमारे टेलीग्राम पेज और फेसबुक पे जुड़े हैं उन सबको पता हो गया, एहसास हुआ होगा, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम पेज जिसका नाम है क्रैक स्टडी। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन करके, वहां पे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सेगमेंट, ऐसे कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम। देखो भारत शासन अधिनियम ये एक दिन में बनकर तैयार नहीं हो, इसके पीछे इतिहास साइमन 1919 के लेके 1935 के बीच में जितनी सारी घटनाएं हमारे इतिहास में, हमारे आजादी के समय हुई, सारी घटनाओं का समन्वय करके ये अधिनियम सौंपा गया, भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, और इसके बाद जो 14 जिन्ना की 14 सूत्री मांग थी, ठीक है, वो। उसके बाद प्रथम तीनों गोल में सम्मेलन, गांधी जी दूसरे में भाग लेते, पहले और तीसरे में भाग नहीं लेते, ये सारी स्वायत्त पत्र, सांप्रदायिक पंजाब, इन सब चीजों को लेकर ये भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, ठीक है। क्या आता है? 1935 आता है। आप सभी को पता कितने, देखो 1858 में एक चार्टर आ गया, तो उसके बाद 1861 में, 1892 में, 1909, 1919, फिर 1935, ऐसे भारत शासन अधिनियम आए। भारत में अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारत में सुधार के लिए कई सारे अधिनियम लाई, कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि किसी में भारत का जनता संतुष्ट नहीं हुआ, भारत की जनता का भला नहीं हुआ। उसी के संविधान को लेकर, इसी को सुधार के लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए महत्वपूर्ण है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, लगभग इसमें 60% चीज, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखा गया वही नहीं को लगभग 60% चीजों को हमने अडॉप्ट कर लिया, ऐसे डिट्टो लिख दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग 60%। अगर आपने इसको अच्छी तरीके समझा तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। देखो किसी भी व्यक्ति को इतिहास या जीएस इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि उसको एग्जाम निकालना, इसलिए पढ़ना चाहिए उसको अपने अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स, बहुत कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्या था, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। क्या था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। पहला क्या था? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, जिसमें देसी नरेश भी शामिल हो। देसी नरेश मतलब देसी रियासतें, ठीक है। अखिल भारतीय संघ मतलब जहां अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत है, और उसके बाद प्लस देसी नरेश, ठीक है, देसी नरेश। हालांकि ये जो सपना होता है कभी पूरा ही नहीं हो पाता, यानी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें देसी नरेश भी शामिल होंगे, और ये कभी पूरा ही नहीं पता, क्योंकि देसी नरेश इसमें शामिल ही नहीं होती। ये जो देसी नरेश हैं ये शामिल ही नहीं होते हैं, तो ये कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो की जाए, इन्होंने बताया एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें देसी नरेश भी शामिल हो, तो कभी शामिल ही नहीं हो पाते हैं। और दूसरा क्या बताया? प्रांतों का स्वशासन का अधिकार दे, यानी जो राज्य है
उनको स्वयं का शासन चलाने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, प्रांत को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। शासन प्रक्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। सभी ने पढ़ा होगा संघ। संघ में कितने विषय? 59। उस समय संघ सूची में उस समय कितने थे? 59। ठीक है, कितने थे? 59। और उसके बाद क्या था? राज्य सूची। राज्य सूची में कितने रखे उस समय? 54। और उसके बाद जो बची है समवर्ती सूची, इसमें कितने रख दिए? 36 रख दिए। कितने रख दिए? 36। अब देखो जो संघ सूची थी, संघ सूची में अधिकार किसको देते? केंद्र को अधिकार, यानी जो संघ सूची कानून है उस पर कौन बनाएगा अधिकार? केंद्र बनाएगी। उसके बाद जो समवर्ती सूची थी, सॉरी राज्य सूची थी, राज्य सूची में अधिकार किसको दे दिए? राज्य को दे दिया, यानी प्रांत को दे दिए। और जो समवर्ती सूची थी इस पर राज्य, यानी राज्य प्लस सेंट्रल मिलकर दोनों कानून बनाएंगे। और इसके बावजूद भी जो कुछ तत्व बच रहे थे उनको किसमें भेज दिया? अवशिष्ट में। किसमें? अवशिष्ट में। अच्छा, अवशिष्ट में क्या अभी जो प्रेजेंट टाइम में अवशिष्ट शक्तियां, उसमें कौन कानून बनाता है? केंद्र बनाता है। और लेकिन 1935 में कौन बना रहा था? गवर्नर बना रहा था। कौन बना रहा था? भारत का गवर्नर बना रहा था। ठीक है, तो अवशिष्ट 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदारित कर दी गई? तो गवर्नर को प्रदान कर दी गई। किसको कर दी गई? तो गवर्नर को देगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। अब देखो सब क्या किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का। आप सभी को पता होगा जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, वहां पे कहा किसको द्वैध शासन प्रणाली मिला था? तो प्रांत को मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो 1919 के। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो 1935 द्वारा। ठीक है, 1935 द्वारा। एक इसमें 2 भागों में कौन कौन से थे? देखो 2 भाग कौन थे? हस्ताक्षरित और दूसरा क्या था? आरक्षित। ठीक है, आरक्षित। अच्छा, जिन लोगों को यह हस्ताक्षरित और आरक्षित चीज नहीं पता वो 1919 वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, उसमें मैंने इन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आई होप आपको वहां समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो अगली बात थी क्या थी? 11 राज्यों में द्विसदनीय। द्विसदनीय मतलब जो जैसे, ठीक है अभी बताओ, देखो विधानसभा और विधान परिषद चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। विधानसभा और विधान परिषद चल रहा है ना अपने यहाँ पे। देखो यूपी में क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद है। वही बात बताई गई है, वही बात कहा गई। 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसमें कौन कौन थे? बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, असम और कई प्रकार, ठीक, और कई राज्य थे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए पूरे 11 राज्य। ठीक है, 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। कौन कौन? बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। आज के टाइम पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, संयुक्त प्रांत का मतलब आज के टाइम पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बंगाल और असम। लेकिन उस पर ध्यान दीजिए, परंतु कई प्रकार के प्रतिबंध थे। क्या थे? कई प्रकार के प्रतिबंध थे कि 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था तो प्रारंभ की गई, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल और असम, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के क्या थे? प्रतिबंध थे। उसके बाद जो अगला जो 5वां था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय, किसकी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए। फेडरल कोर्ट। ठीक है, देखो फेडरल कोर्ट यानी संघीय का मतलब क्या होता है? संघीय का मतलब सीधी सी भाषा में समझो तो जहां पे केंद्र के बाद राज्य आए उसका मतलब संघीय हो गया। जहां देखो केंद्र सेंट्रल के नीचे स्टेट, उसके बाद नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका ये समझ लो। जहां ये 3 चीजें आ जाएं, सेंट्रल के बाद स्टेट और उसके बाद नगर पालिका। इसके पहले भी मैंने संघीय के बारे में बताया। ठीक है, जब ये 3 चीजें आए तो वहां पे संघीय हो जाते, यानी एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। और भारत में पहला संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर
1937 से कार्य करने लगता है। तो भारत में पहला संघीय न्यायालय कब से कब कार्य करता था? 1 नवंबर 1937 से कार्य करने लगता। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने छठवीं बात किया था, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा यानी जो भारत की मुद्रा है और साख का मतलब क्रेडिट यानी धन के नियंत्रण के लिए, साख का मतलब क्रेडिट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट यानी कि धन, रुपया के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और आरबीआई की स्थापना 1934 में अधिनियम के द्वारा कब की जाती है? तो 1935 में की जाती है। किस अधिनियम? 1934 के अधिनियम द्वारा, एक्ट द्वारा 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो उसके भैया यानी इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। ये तो हुई 6 बातें। इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनके देखते हैं दोस्तों। तो उसके आगे इन्होंने अगली बात क्या बताई? अदन और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। अदन और बर्मा जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, इसी को बर्मा बोलते थे, म्यांमार। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है उसको क्या बोलते थे उस समय? बर्मा। अदन और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। और 1937 में क्या होता है? जो म्यांमार है प्रेजेंट टाइम में बर्मा, इसको क्या किया गया? जो नॉर्थ बर्मा था यानी उत्तरी बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया, उत्तरी बर्मा को, और जो दक्षिणी बर्मा था उसको भारत से अलग कर देगा। और जो दक्षिणी बर्मा था वही अब क्या किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो भारत अब क्वेश्चन पूछ लेता है, बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1937 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाएगा। यानी जो बर्मा है भारत से अलग हो गया। किस ईयर में? 1937 में। लेकिन अगर अधिनियम पूछता तो 1935, अगर साल पूछता तो 1937। उसके बाद क्या हुआ? इसने दलित जातियों, किसके लिए? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन देकर सांप्रदायिक भावना को बढ़ा दे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, किनके लिए? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन देकर सांप्रदायिक भावना को बढ़ा दिया। अब तुम कह दो कि पूना समझौता हुआ था गांधी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में कि वो दलित निर्वाचन को नहीं देंगे, तो यहाँ पे तो भाई इसी का तो विरोध कर रहे हैं रामजे मैकडोनाल्ड, इसी का तो विरोध कर रहे हैं कि जो गांधी जी भाग गए थे इसीलिए तो दलित को, जातियों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो मान गए कि हम नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप से दे दिया, उन्होंने इसमें अपने आप से दलित निर्वाचन प्रतिक्रिया दे दी। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। किसके लिए? दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन देकर सांप्रदायिक भावना को बढ़ा दे। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? फिर से बता दे रहा हूं, सांप्रदायिक का मतलब क्या है? जो धार्मिक और सांप्रदायिक के बीच में पतली सी डोर है, पतली सी रेखा है। जब आप किसी चीज को लेकर हिंसात्मक हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? सांप्रदायिक हो जा रहा है। हिंसात्मक इन द सेंस यानी कि ये भारत में दलित जातियां अगर उनको क्या हिंदू से अलग बता रहे हैं, तो दलित जातियां यानी हिंदू से अलग कर दे रहे हैं। मुस्लिम तो पहले ही अलग हो गए, और हिंदू को दलित से अलग कर देंगे तो दलितों का विकास हो पाएगा? किसी भी धर्म का विकास हो पाएगा? किसी भी चीज का विकास नहीं, क्योंकि दलित और हिंदू एक हैं और इनको एक है। समाज को ये चीज समझना चाहिए। हालांकि अब कई क्षेत्रों में सुधार हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दलितों की इस तरह हो नहीं पाए, जिससे गांधी जी पहले ही क्रूर थे, यानी गांधी जी पहले आमरण से जेल में बैठ गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? संघीय लोक सेवा का गठन यानी फेडरल, यानी फिर से बता रहा हूं, संघीय लोक सेवा का गठन और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन। देखो, पहले संघीय लोक सेवा यानी सेंट्रल लेवल, उसके बाद प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन, और 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन की स्थापना की जाए। इसकी सिफारिश की गई थी, इसकी सिफारिश की गई थी कि इसकी स्थापना की जाए। फिर से बता दे रहा हूं, किसकी? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से आयोग का स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश की गई। किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देखो, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतने 9 पॉइंट समझने पर आपको एक चीज तो पता आ रही कि
1928 नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हो जाता है, निर्धारित होता है कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा लेंगे ही नहीं, डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा नहीं लेंगे। और इतना पढ़ने के बाद कि आपको एक चीज समझ में आ रही, डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा कहीं ना कहीं भारत को मिल रहा है। अधिराज्य का दर्जा, अधिराज्य का दर्जा कहीं ना कहीं भारत को मिल रहा है। कब? 1935 अधिनियम, 1935 इस अधिनियम द्वारा कहीं ना कहीं अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल रहा है, डोमिनियन मिल रहा है। और इसी को लेकर गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो बहुत क्रूर हो जाते हैं और उन्होंने क्या बताया, ये अराष्ट्रवादी है, अप्रजातांत्रिक है, ये कई सारी बातें बताई। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बताया, अनेक ब्रेकों वाली ट्रेन है, अनेक ब्रेकों वाली ट्रेन मगर इंजन रहित है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली यानी अनेक ब्रेकों वाली ट्रेन है मगर इंजन रहित ट्रेन है। मतलब इसमें कई रोकें लगाई गई हैं भारतीयों के लिए, लेकिन हाँ इसमें ट्रेन है, इंजन है जो धीरे धीरे चल सकता है। कई बार ब्रेकें लगेंगी लेकिन धीरे धीरे चल सकता है। अब बताओ ये कभी भारत मानेगा? और इसको भारत शासन अधिनियम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने भी लीडर थे बहुत विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। और फिर एक चीज मैंने शुरू में बताई थी कि जब भारत स्वयं खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाता तो इसका 60% अडॉप्ट कर लेता। तो अब बताओ जब तुम स्वयं को बना रहे हो तब इससे 60% जब सरकार लगा, जब इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार लगा रही तो तुम कह रहे हो बहुत विरोध कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने पढ़ा, मेरी मेहनत कुछ सफल हुई है तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया। तो प्लीज अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।